हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप प्रीवियस क्लासेस आपने देखी होंगी, सबको अच्छी लगी होंगी। तो आज ना मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 8th क्लास के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो आप कॉम्पिटिटिव देते हो, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे कोई प्लेसमेंट का पेपर दे रहे हो, आप चाहे बैंकिंग का दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह पे आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर स्कूल वाले जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी बड़ा जरूरी है, और जो बच्चे कॉलेज जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंपेटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, सबके लिए बड़ा इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब टाइम एंड वर्क है क्या? नाम ही बता रहा है कि एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर ये बात करेंगे कि कितने टाइम में कोई पर्सन कितना काम करेगा। टाइम एंड वर्क का मतलब यही है ना, कितने टाइम में कितना काम। जैसे मैं ये कहूं कि मैं एक बुक को 4 दिन में रीड कर लेती हूँ, सेम बुक कोई और पर्सन है जो 6 दिन में पढ़ता है। ठीक है, या कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है तो कोई एक स्टूडेंट है, जैसे कोई ए स्टूडेंट है वो 6 दिन में वो प्रोजेक्ट बना लेता है, देन बी स्टूडेंट जो है वो 4 दिन में बनाता है। फिर हम बात करते हैं जी, मान लो दोनों ने मिलके बनाया तो कितने दिन लेंगे, या 2 दिन दोनों ने काम किया फिर एक छोड़ के चला गया। तो जितने भी टेक्निकल से क्वेश्चंस है ना, कह लो कि जिनको देख के बच्चों को डर लगता है, ठीक है, जिन्हें देख के हमें लगता है यार ये कैसा काम हुआ, उसने 2 दिन काम किया फिर वो चला गया, अब वो 4 दिन करेगा। तो वो जितना भी डर खौफ है ना, वो आज सारे का सारा निकलेगा, क्योंकि आज हम इसी चैप्टर को इतने इजी वे से करेंगे ना कि आप भी सोचो कि यार इतना इजी था, हम तो एम इससे डरते थे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि चैप्टर के अंदर है क्या। चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं वर्क की, कितना काम करेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा और कितने पर्सन आएंगे, ठीक है, कितने लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, लोगों की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता, काम करने की क्षमता। कोई पर्सन किसी काम को कितनी तेजी से कर रहा है, कितनी परफेक्शन से कर रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब इन सबका रिलेशन क्या है आपस में? अगर जैसे मैं बोलूं कि वर्क एंड टाइम, इनका क्या रिलेशन है आपस में? जितना ज्यादा काम होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। मुझे अगर एक की जगह 2 बुक्स पढ़नी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, मुझे आधी बुक पढ़नी है तो टाइम कम लगेगा। तो जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा टाइम। इसका मतलब टाइम एंड वर्क जो है ना, वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनका आपस में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बोलूं वर्क एंड पर्सन। अब अगर मैं वर्क एंड पर्सन की बात करूं तो भैया एक बंदा काम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, या ये कहें कि एक इंसान काम करेगा तो अपने हिस्से का करेगा। जब 2 लोग मिलके करेंगे तो काम ज्यादा होगा, 3 लोग मिलके करेंगे तो और ज्यादा होगा, 4 करेंगे तो और ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा काम, या जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा लोग। दैट मीन्स इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है ये भी कौन सा है जी? पॉजिटिव, या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं टाइम एंड पर्सन की। टाइम एंड पर्सन मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे, अब उनका टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा? सिंपल सी बात है, अगर आप अकेले मिलके प्रोजेक्ट बनाते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त आके मिलके बनाना शुरू कर देगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तीसरे किसी और जने को साथ ले लेते हैं, भाई तू भी आजा फटाफट बना लेते हैं, तो और कम टाइम लगेगा। इसका मतलब जितना टाइम ज्यादा, उसका मतलब है पर्सन उतने कम हायर किए गए, या मैं ये कहूं कि जितने पर्सन कम उतना टाइम ज्यादा, जितने पर्सन ज्यादा लगेंगे उतना टाइम कम लगेगा। तो ये जो है ये आपस में इनवर्सली या नेगेटिवली रिलेटेड है। क्लियर? सो वर्क एंड टाइम का जो आपस का रिलेशन है वो क्या है? वो इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी का क्या रोल है? ठीक है, एफिशिएंसी का क्या रोल है इस चैप्टर में? एफिशिएंसी ये बताती है कि कोई पर्सन किसी काम को कितनी परफेक्शन से कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ए बी के कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, ए जो है जब वो किसी भी पर्टिकुलर काम को, जैसे मान लीजिए वो चॉकलेट्स बनाते हैं, ठीक है, फिर से चॉकलेट्स पे आ जाते हैं, 90% लोगों की फेवरेट होती हैं,
तो दोनों चॉकलेट्स बनाने का काम करते हैं। तो ए ना ज्यादा एफिशिएंट है बी से। जब मैं ये चीज बोलूंगी ना कि यार दोनों चॉकलेट्स बनाते हैं लेकिन ए ज्यादा एफिशिएंट है, तो हमारे माइंड में पहली चीज क्या आएगी, ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब वो बी से ज्यादा बनाता होगा। ठीक है। अगर डायरेक्टली मैं बोलूं व्हेन ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, तो हम इसका मतलब यही निकालेंगे कि ए जो है वो सेम टाइम में बी से ज्यादा चॉकलेट्स बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम चॉकलेट्स की बात करूं कि यार उतनी ही बनानी है, ए ने भी 10 चॉकलेट्स बनानी है, बी ने भी 10 बनानी है, और ए जो है उसकी काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब ए बी से पहले बनाएगा। एफिशिएंट होने का मतलब यही है ना कि ए जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है तो उसकी चॉकलेट्स पहले बन जाएंगी, बी की बाद में बनेगी। इसका मतलब ए जो है वो कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है। मैं ये कह सकती हूं कि जो एफिशिएंसी है वो और जो टाइम है ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है या फिर इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली का मतलब कोई पर्सन अगर ए ज्यादा एफिशिएंट है, इफ ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, इसका मतलब ए जो है वो मोर एफिशिएंट देन बी, तो ए जो है ए विल टेक लेस टाइम देन बी। अगर ए सेम काम करे तो वो बी से कम टाइम लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए की जो एफिशिएंसी की रेशियो है, रेशियोज का चैप्टर हमने किया हुआ है तो रेशियोज आप लोगों को वहां से क्लियर होंगी। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज चैनल पे देखिए। अगर ए जो है वो बी से मान लीजिए डबल एफिशिएंट है, ठीक है, एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी 2:1। ठीक है। ए डबल एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी, ए की एफिशिएंसी दुगनी है, ए मतलब दुगनी एफिशिएंसी से काम करता है। इसका मतलब जब दोनों मिलके काम करेंगे ना तो ए जो है वो टाइम बी के कंपैरेटिवली हाफ लेगा। एफिशिएंसी और टाइम की जो रेशियो है वो आपस में इनवर्स होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अगर मेरी एफिशिएंसी किसी पर्सन से डबल है, इसका मतलब मैं सेम काम करने में उससे आधा टाइम लूंगी। ठीक है। अगर मेरी एफिशिएंसी उससे 4 गुना है तो मैं उसके कंपैरेटिवली सेम काम करने में 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा टाइम का लूंगी। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना टाइम कम लिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक की रेशियो गिवन हो तो हम दूसरे की रेशियो जो है वो खुद ब खुद निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर हुआ यहां तक सबको कि एफिशिएंसी और टाइम जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है एंड दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। तो अब बेसिक्स हो गए। हाँ, इसके अलावा एक बेसिक और है कि जब भी हम किसी पर्सन के काम की बात करते हैं ना, इस चैप्टर के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, मैं क्लियरली बता देती हूँ आपको, इस चैप्टर को करने के लिए ना एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो जिन बच्चों को एलसीएम में डाउट है वो पहले एलसीएम की क्लासेस देखिए, क्योंकि बिना एलसीएम के ये चैप्टर नहीं हो सकता। जिस बच्चे को टाइम एंड वर्क चैप्टर करना है उसको एलसीएम निकालना जो है वो हर हाल में आना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर मुझे 2 नंबर्स दिए हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर उसी के बेसिस पे हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो एफिशिएंसी और टाइम की बात की है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले इसी के बेसिस पे करते हैं कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के साथ चलते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है, ए कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन बी। अब यहां पे वो पहली लाइन में ये बोल रहा है कि ए और बी अगर दोनों काम करते हैं, सेम लेवल का काम करते हैं, तो वो एक काम को 3 गुना जल्दी करता है एज कंपेयर टू बी। ठीक है। 3 टाइम्स फास्टर को मैं 2 तरीके से बोल सकती हूं। एक इसका मतलब है कि वो 3 गुना जल्दी करेगा, मतलब वो टाइम 3 गुना कम लेगा। या मैं सेम लाइन को ऐसे भी बोल सकती हूं दैट ए इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। आपको चाहे ये लाइन इस फॉर्म में गिवन हो, चाहे लिखा हो ए इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, दोनों लाइनों का मतलब सेम है आपके लिए। दोनों लाइनें एक ही चीज कहती है कि उसकी काम करने की जो क्षमता है, जो उसकी काम करने की एफिशिएंसी है, वो बी के कंपैरेटिवली 3 गुना है। ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशियो है वो 3:1 है। तो टाइम की रेशियो हो गई 1:3, एक दूसरे के ऑपोजिट। वैसे भी उसने बोला है दैट ए कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन बी। इसका मतलब अगर बी एक काम को 3 घंटे में करता है तो ए उसको
1 आवर में फिनिश कर देगा, वो 3 गुना जल्दी करेगा। ठीक है, जिस काम को वो 3 दिन में करेगा वो 1 दिन में कर देगा, या जिस काम को वो 3 मिनट लगाएगा वो 1 मिनट लगाएगा। क्लियर है, यहां तक रेशियोज बन गई। अब नेक्स्ट लाइन ये कहती है एंड देयरफॉर टेक्स 40 डेज लेस देन बी। अब वो कहता है कि वो उससे 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, और इसकी वजह से ना जब वो दोनों काम करते हैं इंडिविजुअली, अपना अपना काम करते हैं, ए जो है वो बी के कंपैरेटिवली 40 दिन कम लेता है। जो ए का टाइम है, नंबर ऑफ डेज जो ए लेता है वो 40 कम है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, अब अगर मैं मेरी रेशो की बात करूं तो मेरी रेशो ये कहती है कि ए और बी का जो डिफरेंस है ना वो 2 का है। अगर ए और बी का जो डिफरेंस है वो 2 का है, लेकिन वो जो 2 का डिफरेंस है वो रियलिटी में किसके इक्वल है? 40 के इक्वल। क्लियर हुआ? रेशो वाइज 3 - 1, रेशो ये कहती है वो 3 रेशो लेता है, वो 1 रेशो लेता है, दैट मीन्स 2 रेशो का डिफरेंस है। आप इसको 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 रेशो का डिफरेंस है, और इन रियल टाइम, इन रियल लाइफ कह लो या इन रियलिटी, वो जो डिफरेंस है वो 40 डेज के इक्वल है। ठीक है, तो 2x जो है वो 40 के इक्वल हुआ, तो 1x किसके इक्वल हुआ? 1x, मतलब 1 रेशो मेरी 20 के इक्वल आ गई। यहीं से मेरी रेशो की वैल्यू निकल आई कि जो 1 रेशो है 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है आगे, इन विच टाइम ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। इंडिविजुअली अगर वो दोनों काम करते हैं तो ए और बी कितने कितने दिन लेंगे? तो ए लेता है जी 1 रेशो, दैट मीन्स 1x इज इक्वल टू 20, तो ए के आ गए 20 डेज। बी लेता है 3 रेशो, दैट इज 20 इंटू 3 और 60 डेज। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। स्टिल किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट आता है देन यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। कहने का मतलब कि जब ए अकेला काम करता है तो वो 10 दिन लेता है, जब बी अकेला काम करता है तो वो 15 दिन लगाता है। सम हाउ दोनों ने मिलके अगर इकट्ठा काम किया फिर वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, एक वो जो हम शुरू से करते आए हैं, दूसरा वो जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं। पर दोनों जो फॉर्मूलाज कह लो या जो 2 तरीके हैं करने के वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप उसी पे फोकस कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड ये कहता है, जो हमने शुरू से किया हुआ है, कह लो कि जो स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने कर रखा है, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो करते भी होंगे, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, दैट मीन्स वो पूरे काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं 1 दिन का काम निकालूं तो 1 डे में वो 1/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पर डे का काम निकालना है कि अगर वो 10 दिन में पूरा काम करता है, एक काम पूरा 10 दिन में हो रहा है, तो उसका एक दिन में कितना होगा? 1/10, 10th पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया जी ए का 1 डे का वर्क। अब अगर मैं बी का निकालूं, वो करता है 15 डेज में, तो उसका 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1/15। अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए, अब मैंने पहले ही बोला है कि इस चैप्टर के लिए एलसीएम आना बहुत जरूरी है, तो एलसीएम आया जी 30। अब ये 3 और 2 कैसे आया, जिनको नहीं पता बता देती हूँ। 30 डिवाइड होगा 10 के साथ, ठीक है, वैल्यू आएगी 3 और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर दैट इज 1 के साथ। मतलब एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और जो वैल्यू आती है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी, सो 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। सो 30 डिवाइडेड बाय 15 विल बी 2 एंड 2 इंटू 1 विल बी 2। तो ये मेरा आ गया जी 5/30, दैट इज 1/6। अब 1/6 का मतलब है कि जब दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में वो 1/6 ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। मतलब किसी भी काम का छठा पार्ट या 6वां हिस्सा कह लो या 6th पार्ट जो है वो एक दिन में हो जाता है। तो अगर 6th पार्ट एक दिन में होता है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 6 डेज विल बी द आंसर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने 10 और 15 का रेसिप्रोकल किया था, तो आंसर देने के लिए हमें फिर से उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, या हम सिंपली ये कहें कि पहले 1 की फॉर्म में करके मैंने एक दिन का निकाला था, तो अब इसको फ्लिप करके रिवर्स करके मैं उसका जो नंबर ऑफ डेज है वो निकालूंगी। ठीक है, ये मेथड सबको क्लियर है? अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अब उसमें भी क्या करना है,
ए करता है जी 10 दिन में एक काम, बी करता है 15 दिन में। फिर से दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 30। ठीक है, अब यहां पे एक चीज जो इस मेथड से करेंगे ना वो दिमाग में रखना, यहां पे हम एलसीएम को लेके चलते हैं। 30 का मतलब है कि टोटल वर्क उन्होंने कितना करना है। जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए दोनों चॉकलेट्स बनाते हैं, ठीक है, ए 10 डेज में बनाएगा, बी 15 में, तो टोटल बनानी कितनी है 30। ये टोटल वर्क है आपका। जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम को हम टोटल वर्क मान के चलते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने टोटल वर्क मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी बनानी है, 30 बनानी है दोनों ने। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम का मतलब है टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद एलसीएम को डिवाइड करना है हमने ए के वर्क के साथ और फिर बी के वर्क के साथ। जब 30 डिवाइड हुआ 10 के साथ तो ये आ गया 3, 30 डिवाइड हुआ 15 के साथ तो ये आ गया 2। दैट मीन्स टोटल वर्क को जब मैंने उनके डेज के साथ डिवाइड किया तो उनका पर डे का वर्क आ गया। ठीक है, पर डे के वर्क की रेशो आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए अगर काम करता है, ए और बी मिलके काम करते हैं, 30 चॉकलेट्स उनको टोटल बनानी है, तो ए एक दिन में 3 बनाएगा, बी एक दिन में 2 बनाएगा। ठीक है, ए ने एक दिन में 3 चॉकलेट्स बनाई, बी ने एक दिन में 2 चॉकलेट्स बनाई। दोनों को ऐड कर दें तो पर डे वो कितनी बना रहे हैं, 5 चॉकलेट्स। ठीक है, 5 चॉकलेट वो एक दिन में दोनों बनाते हैं। टोटल कितनी बनानी है 30 चॉकलेट्स टोटल बनानी है, एक दिन में 5 बन रही हैं तो कितने दिन लगेंगे, 6 डेज। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना। अच्छा, दोनों मेथड्स में ना अगर आप डीपली देखो तो इतना डिफरेंस भी नहीं है। जिसको एक मेथड समझ आए उसको दूसरा वैसे ही फटाफट आ जाएगा। वहां पे भी हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया था। ठीक है, 30 आया था, यहाँ पे भी हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया। वहां पे हमने एलसीएम को 10 और 15 से डिवाइड करा के देन 1 और 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3+2 लिखा था। यहाँ हमने उनको इंडिविजुअली लिखा। वहां पे भी हमने ऐड करके 5 किया था, यहाँ पे भी किया। वहां पे बस 5/30 करके फ्लिप किया था, यहाँ पे 30/5 किया सीधा। एक्चुअल में अगर आप डीपली देखो तो दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड मेथड है ना, इसको करने में कुछ सेकंड्स कम लगते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको जो भी मेथड दोनों में से इजी लगता है आप उसी मेथड से इसको फॉलो कर सकते हो। और किसी को अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है जी, सो क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज इन हाउ मेनी, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब वहां पे दो लोग थे ए बी, अब यहाँ पे एक थर्ड मियाँ आ गए बीच में सी। ठीक है, ए करता है 10 डेज में काम, बी करता है 12 में, सी करता है 15 में। ठीक है, अब हमने ये निकालना है फिर से कि तीनों ने मिलके काम किया, ए बी सी अगर तीनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे। तो फटाफट करते हैं तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 60। सो टोटल वर्क आ गया 60, मतलब 60 चॉकलेट्स बनानी है। अब डिवाइड करते हैं, 10 से किया 6, 12 से किया 5, 15 से किया तो 4, एड ऑन किया, ये आ गया 15। दैट मीन्स जब तीनों मिलके बनाएंगे तो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनेगी 15। टोटल कितनी बनानी है 60। सो 60/15 दैट इज 4। दैट मीन्स 4 दिन में वो तीनों मिलके 60 चॉकलेट्स बना देंगे। या ये कहें कि जब वो तीनों मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है सबको? आई होप सबको ये मेथड क्लियर होगा। ठीक है, जो दूसरे मेथड से करने वाले हैं वो इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, 1/10, 1/12, 1/15 एलसीएम लोगे तो 6 + 5 + 4। सेम वे से 15/60 एंड 4 डेज दैट इज 1/4 आएगा, रेसिप्रोकल करके 4 डेज विल बी द आंसर। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर होगा। किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है जी, बेसिकली चैप्टर का बेसिक यही है। आज की क्लास में ना मैं आपके साथ सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करूंगी। बेसिक पे फोकस करने का मतलब फिर से वही है जो मैं पहले भी हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको बेस क्लियर हो जाता है ना, जब आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये वैल्यूज हैं, इनको यहाँ पे रखना है और इनको ऐसे सॉल्व करना है, जब आपको बेस क्लियर होता है, आपको बेसिक समझ आ जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन की कितनी भी टाइप्स आ जाए, टफ आ जाए, इजी आ जाए, ठीक है, और उसमें कोई भी ट्रिकी चीजें ऐड ऑन हो जाए, आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। क्योंकि मेन होता है आपको बेस क्लियर होना चाहिए।
जब बेसिक आपको क्लियर है तो जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कहीं पे आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का टेक्निकल सा आ जाए तो आप उसको डेफिनेटली बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेस समझना जरूरी है कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं, इसको क्रैम नहीं करना, इसका मतलब समझना है। अगर मतलब समझ आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर जो है ना बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। वो जो फोबिया होता है ना इस चैप्टर का, टाइम एंड वर्क का, वो डेफिनेटली आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले कर लिया था। नेक्स्ट इज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, अब कहता है जब ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं ना तो दोनों 12 दिन लगाते हैं। ठीक है, एंड वाइल बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज। अब ए का वर्क नहीं गिवन है, पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर बी अकेला करे तो 30 दिन लगाता है। ठीक है, अगर वो ए और बी दोनों मिलके करते हैं, ठीक है, बी के साथ अगर ए भी आ जाता है तो 12 दिन लगते हैं। तो हमने निकालना ये है कि अगर ए भाई साहब अकेले करने बैठे तो कितने दिन लगाएंगे। क्लियर हुआ? बी का अकेले का गिवन है, दोनों मिलके कितने दिन लगाते हैं वो गिवन है, निकालना किसका है, ए का। तो बेसिक सेम है, फिर से दोनों का एलसीएम लें, पहले ये पता करें वर्क डन कितना है। सो वर्क डन आ जाएगा 16। अगर दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट, 60/5, 12 5 60। ठीक है, 30 इंटू 2 विल बी 60। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां से इसको ध्यान से समझना। ए और बी वाले के जो यूनिट्स है ना वो 5 आए। ठीक है, ए और बी के 5 यूनिट्स का मतलब क्या है कि जब ए और बी मिलके दोनों काम करते हैं ना तो एक दिन में 5 यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट बनाते हैं, 5 यूनिट। और जब बी बेचारा अकेला करता है तो वो 2 यूनिट बना पाता है। ठीक है, जब ए और बी मिलके करते हैं तो 5 यूनिट बनते हैं, बी अकेला करता है तो 2 यूनिट। दैट मीन्स जो बीच वाले 3 यूनिट है दोनों को माइनस करके वो कौन बनाता है, वो ए बनाता है। दैट मीन्स जब ए और बी मिलके काम करते हैं तो 2 यूनिट बी प्रोड्यूस करता है, 3 यूनिट ए प्रोड्यूस करता है, तभी एक दिन में मिलके 5 यूनिट बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए ने एक दिन में बनाए 3 यूनिट। ठीक है, 1 डे में उसने 3 यूनिट्स बनाए। टोटल यूनिट कितने हैं अगर वो अकेला काम करे, 60। सो 60 को डिवाइड कीजिए 3 के साथ, ये आ गया जी 20। इसका मतलब जब वो अकेला काम करेगा वो इन्हीं 60 यूनिट्स को बनाने में कितने दिन लेगा, 20 डेज या 20 दिन। क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर होगा कि 3 यूनिट आए, मतलब जब वो दोनों मिलके काम करते हैं 3 यूनिट ए के होते हैं, 2 बी के होते हैं। तो बी ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। ठीक है, अगर एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, टोटल 60 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, तो 60 को 3 से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हुआ सबको? आगे चलें। नेक्स्ट इज A and B can do a piece of work in 25 days and 20 days respectively। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? बड़ा छोटा सा कॉमन सा वर्ड है, हम स्कूल टाइम से पढ़ते जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली, है ना, बड़ा रिस्पेक्टफुल सा वर्ड लगता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो चीज जिस पैटर्न में दी गई है उसको उसी पैटर्न में फॉलो करना है। ठीक है, जिनको नहीं पता बता देती हूँ, मेजरली पता होगा सबको कि रिस्पेक्टिवली वर्ड जहां पे भी आ जाता है ना उसका मतलब होता है सेम पैटर्न। लाइक ए एंड बी, ए पहले दिया है बी बाद में दिया है, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं जो पहले वाले हैं वो ए के होंगे, जो बाद वाले हैं वो बी के होंगे। इसीलिए हर क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली वर्ड घुसा होता है। ठीक है, सो ए काम करता है 25 दिन में, बी सेम काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए गोज अवे। चलो जी, दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया और फिर ए को भगोड़ा घोषित कर दिया, ये भाग गया छोड़ के, कहता ठंड बढ़िया मुझसे काम नहीं होता। ठीक है, तो अब बी बेचारा वो तो काम करेगा अकेला, नहीं तो उसको तो उसकी तो पिटाई हो जाएगी। तो अगर ए और बी दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ के चला गया, ठीक है, तो बी बाकी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो सबसे पहले बेसिक सेम ये निकालें कि टोटल वर्क कितना है, दोनों का एलसीएम आया 100। ठीक है, मतलब टोटल चॉकलेट्स बनानी है 100। ठीक है जी, ए एक दिन में 4 बनाएगा, बी एक दिन में 5 बनाएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ए ने एक दिन में 4 बनाई, बी ने एक दिन में 5 बनाई। अब दोनों ने मिलके जब काम किया तो 5-5 दिन दोनों ने काम किया, यानी कि 20 चॉकलेट्स इसने बना दी, 25 चॉकलेट्स इसने बना दी, यानी कि 45 चॉकलेट्स तो टोटल बन गई। एक दिन में वो 4 यूनिट बनाता है,
5 days उसने काम किया, दैट मीन्स 20 यूनिट्स ए ने प्रोड्यूस कर दिए। 5 यूनिट बी रोज बनाता है, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 यूनिट जो है वो बी ने प्रोड्यूस कर दिए, यानी कि 100 में से 100 में से 45 चॉकलेट्स बनी, और उसके बाद बी ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। ठीक है, 45 चॉकलेट्स बनने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 100 चॉकलेट्स टोटल बनानी थी, 45 हमारे पास बन चुकी हैं, बाकी कितनी बची? 55। अब ये जो 55 चॉकलेट्स है ना, ये बी को बनानी है। ठीक है, ये 55 चॉकलेट्स बी को बनानी है, और क्वेश्चन ये कहता है कि बी कितने दिन में बनाएगा। अब यहीं पे आंसर है, बी जब अकेला काम करता है तो वो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाता है? 5। ठीक है, ये हमने ही निकाला है ना, बी 5 चॉकलेट्स एक दिन में बनाता है, तो 55 चॉकलेट्स कितने दिन में बनाएगा? दोनों को डिवाइड करवा दो, दैट इज 11 डेज। सो 11 डेज इज द आंसर। ठीक है, 5 चॉकलेट एक दिन में है, 55 कितने में होगी? 5 इंटू 11 55, तो 11 दिन में बन जाएंगे, चाहे डिवाइड करवा लीजिए चाहे ऑरली कर लीजिए। सो 11 डेज जो है, दैट मीन्स ए के जाने के बाद बी ने 11 दिन काम किया। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में होता कि ए बी का टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ, कि बी ने टोटल कितने नंबर ऑफ डेज काम किया, तो वहां पे आप 11 आंसर नहीं दोगे, क्योंकि 11 डेज उसने ए के जाने के बाद काम किया, 5 दिन उसने उसके साथ भी काम किया था। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इसको हमेशा केयरफुली पढ़ना है कि जो भी गिवन है वो आपको क्या पूछा, क्या हुआ है। आपको ये पूछा है कि ए बी ने ए के जाने के बाद कितने दिन काम किया, या ये पूछा है कि बी ने टोटल कितने दिन काम किया। अगर ए के जाने के बाद की बात करूं तो उसने 11 दिन काम किया, अगर टोटल की बात करूं तो उसने 11 प्लस जो 5 दिन उसने पहले काम किया था, उसने 16 दिन टोटल काम किया। तो ये लास्ट लाइन पे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये पता चल गया होगा कि टोटल वर्क कैसे निकालना है, यूनिट्स कैसे निकलेंगे पर डे के। क्योंकि अगर ये बेस आपको क्लियर है ना, तो मान के चलिए जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टफ क्वेश्चंस कराऊंगी ना, जहां पे हम लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़े मुश्किल है, ये कैसे करने हैं, तो आपको वो भी बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक को अच्छे से देखिए, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट फिर कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम करके छोड़ देते हैं तो हमें भूल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, support the channel. Thank you so much for watching the video. Thank you.